नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के दासना गांव में आसिफ नाम का 34 साल का एक आदमी रहता था। वह अधूरे मकानों में लंटर का जाल बांधने का काम करता था। काम के साथ साथ वह ड्रग्स का धंधा भी करता था। ड्रग तस्करी के कई मामले भी उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन वह कभी नहीं बदला। समय बीतता गया और उसकी शादी जूही से हो गई। दोनों ने अपना घर परिवार बसाया, लेकिन शादी के बाद भी आसिफ ने अपना गलत काम बंद नहीं किया। वह पहले जैसे ही कामों में लगा रहा। जूही मजबूरी में आसिफ के साथ रह रही थी। धीरे धीरे उनके 3 बच्चे हो गए। इतने बड़े परिवार के बाद भी आसिफ अपने गलत धंधों से बाहर नहीं आया। उसकी इस आदत से जूही हमेशा दुखी और गुस्से में रहती थी, लेकिन बच्चों और टूटते हुए घर के लिए वह चुपचाप सब सहती थी। जूही अपनी बेटियों के साथ उस्मान नगर वाले घर में रहती थी, जबकि आसिफ उसी तरह अपराध की दुनिया में फंसा हुआ था। आसिफ अपने गलत धंधों और उनसे होने वाली भारी कमाई पर खूब मौज कर रहा था। इसी बीच उसकी जिंदगी में प्राची नाम की लड़की आ गई। प्राची मुरादनगर की रहने वाली थी। उसकी पहली शादी 2017 में हापुड़ के दीपक से हुई। दीपक एक बहुत ही सीधा और शांत आदमी था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह हमेशा यही कहता था, जितना है उसी में खुश रहो। उसकी कमाई ठीक ठाक थी और उसी से घर परिवार अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन प्राची को आराम और ऐश की जिंदगी चाहिए थी। बड़ा घर, गाड़ी और हर तरह की सुविधा। दीपक की कमाई से यह सब मुमकिन नहीं था। प्राची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पैसा सही तरीके से आए या गलत धंधों से, बस पैसा बहुत होना चाहिए। वह ऐसे अमीर मर्दों के साथ रहने को भी तैयार थी जो उसे शाही जिंदगी दे सकें। इसी चाह में उसकी मुलाकात आसिफ से हुई। आसिफ का बिंदास अंदाज, पैसे की कोई कदर न करना, खुलकर खर्च करना, उसके गलत धंधों की चमक दमक और अय्याशी वाली जिंदगी, ये सब देखकर प्राची उसकी तरफ खिंच गई। उसे लगा कि यही वह जिंदगी है जो वह चाहती थी। उधर आसिफ भी प्राची पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। आखिर 2022 में प्राची ने दीपक को छोड़ दिया। उसने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर अर्शी रख लिया। इसके बाद उसने शादीशुदा आसिफ से निकाह कर लिया। अब आसिफ और अर्शी दासना के मयूर विहार में किराए के घर में रहने लगे। उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। आसिफ के गलत धंधों से आने वाले पैसों पर अर्शी मजे की आराम वाली जिंदगी जी रही थी। इसी बीच 7 अक्टूबर की शाम करीब 8 बजे आसिफ स्कूटी से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में मयूर विहार के पास सिकरौड़ा रेलवे फाटक के नजदीक 3 लड़कों ने उसे रोक लिया। किसी बात पर उनका आसिफ से झगड़ा हो गया। उसी दौरान 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। तभी एक लड़के ने आसिफ के मुंह में पिस्टल की नाल डालकर गोली चला दी। गोली उसके मुंह से आर पार निकल गई। गोली लगते ही आसिफ स्कूटी से लड़खड़ाया और गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों ने देसी तमंचे से 2 और गोलियां मारी। एक गोली उसकी कनपट्टी में धंसी और दूसरी उसके मुंह के पास लगी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग वहां दौड़ पड़े। लोगों को आते देख तीनों हमलावर हवा में फायर करते हुए पैदल ही भाग गए। उस समय किसी ने यह सब देख लिया और उसने तुरंत 112 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने आसिफ को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को जब कागज मिले तो उन्हें पता चल गया कि मरने वाला आसिफ उर्फ गुल्लू है। खबर मिलते ही उसके घर वाले और आसपास के लोग अस्पताल पहुंच गए। सब लोग रो रो कर बेहाल थे। परिवार से बात करने पर पुलिस को पता चला कि आसिफ की 2 शादियां थीं। अर्शी से उसने निकाह किया था और वह उसके साथ बड़ा बाजार डासना में रहती थी। जूही से उसकी लव मैरिज हुई थी और जूही के साथ वह रफीकाबाद थाना वेब सिटी वाले इलाके में किराए के घर में रहता था। आसिफ के परिवार वालों का आरोप था कि जूही ने अपने लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई है, इसलिए उन्होंने जूही को गिरफ्तार करने की मांग की। दूसरी तरफ आसिफ के छोटे भाई अनवर ने भी थाने में जाकर दूसरी पत्नी के खिलाफ शिकायत दे दी। पुलिस जांच कर ही रही थी कि उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। एक फुटेज में हमलावर भागते हुए दिखाई दिए और उसी वीडियो में आसिफ का दोस्त रेहान भी भागता हुआ नजर आया। पुलिस ने जब रेहान की कॉल डिटेल देखी तो पता चला कि आसिफ की दूसरी बीवी अर्शी उससे बहुत ज्यादा बात करती थी।
दोनों के बीच घंटों फोन पर बातचीत होती थी। यह देखकर पुलिस को शक और गहरा गया। पुलिस ने अर्शी से पूछताछ की तो वह पहले तो बातों को घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज रखे तो वह घबरा गई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि आसिफ को उसके ही दोस्त रेहान और उसके साथियों ने मिलकर मारा। इसी कड़ी को पकड़कर पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई और पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने आसिफ की पत्नी अर्शी, उसका प्रेमी रेहान, बिलाल, जीशान और उवैश, इन सबको हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। मार्च 2024 में आसिफ एक मुकदमे के चक्कर में जेल चला गया था। जेल में रहते हुए उसका दोस्त रेहान उससे मिलने गया। रेहान पुरानी पैठ में चिकन की दुकान चलाता है। वह आसिफ उर्फ गुल्लू को लगभग 3 साल से जानता था, क्योंकि आसिफ पहले रेहान के ही मोहल्ले में रहता था। तभी से दोनों की पहचान थी। जेल में मुलाकात के दौरान आसिफ ने रेहान से कहा कि वह उसकी दूसरी पत्नी अर्शी के लिए कुछ सामान पहुंचा दे। दोस्ती निभाते हुए रेहान वह सामान लेकर अर्शी के घर गया। जैसे ही अर्शी ने दरवाजा खोला, उसने मुस्कुराकर रेहान का स्वागत किया। उसने बड़े प्यार से उसे चाय नाश्ता दिया और अच्छी तरह बात की। अर्शी की खूबसूरती, उसका बोलने का तरीका और उसका सलीका देखकर रेहान उसके तरफ खींचने लगा। उसने खुद भी नहीं पता चला कि वह कब अर्शी में दिलचस्पी लेने लगा। इसके बाद रेहान का वहां आना जाना बढ़ गया। दूसरी तरफ अर्शी को पैसा और आराम की जिंदगी चाहिए थी। आसिफ के जेल जाने के बाद उसके घर में तंगी बढ़ गई थी और वह अकेलापन भी महसूस करती थी। ऐसे में रेहान का रोज आना उसके लिए जैसे एक सहारा बन गया। रेहान उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने लगा और इसी तरह दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। थोड़े ही समय में उनका रिश्ता घर की चारदीवारी से आगे बढ़कर बेडरूम तक पहुंच गया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि जेल में आसिफ था और बाहर अर्शी की दुनिया में रेहान ही सब कुछ बनता जा रहा था। अप्रैल 2025 में जब आसिफ जेल से छूटकर घर आया तो वह सीधे अपनी दूसरी पत्नी अर्शी के पास पहुंचा। लेकिन अर्शी को देखते ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले वाली खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। वो वैसे मुस्कुराकर नहीं मिली जैसे पहले मिला करती थी। घर का माहौल भी बदला बदला लग रहा था। कुछ ही दिनों में आसिफ को यह समझ आने लगा कि रेहान अक्सर उनके घर आ जा रहा है। यह वही रेहान था जिसे उसने खुद अर्शी की मदद करने को कहा था। लेकिन अब दोनों की बातचीत और उनका व्यवहार देखकर आसिफ को सब कुछ अजीब लगने लगा। उसने शक हो गया कि अर्शी और रेहान के बीच कोई रिश्ता बन चुका है। यह सब देखकर आसिफ का मन बहुत बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्शी के साथ क्या बदल गया है। इसी टेंशन में वह अपनी पहली पत्नी जूही के पास ज्यादा जाने लगा। जूही उसका अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन आसिफ के मन में अर्शी वाली बात घूमना बंद ही नहीं हो रही थी। एक दिन वह अचानक जूही के घर से उठा, गुस्से में पागल जैसा हुआ और सीधा अर्शी के घर पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने अर्शी खड़ी थी और उसके पीछे रेहान भी मौजूद था। आसिफ सब समझ गया। वह रेहान पर टूट पड़ा, लेकिन मौका देखकर रेहान भाग निकला। आसिफ ने गुस्से में अर्शी का मोबाइल छीन लिया और रेहान का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी बीच आसिफ को यह भी पता चला कि अर्शी प्रेग्नेंट है। इसके बाद घर में रोज झगड़े होने लगे। माहौल बहुत खराब हो गया। आसिफ शक और गुस्से में अर्शी को परेशान करने लगा। आखिरकार वह फिर से रेहान के पास मदद मांगने पहुंच गई, इस बार ज्यादा डर और घबराहट में। आखिर में अर्शी और रेहान ने मिलकर आसिफ को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। पहले रेहान ने अर्शी को नशे की गोलियां दी और कहा कि ज्यादा मात्रा में खिलाकर आसिफ को मारने की कोशिश करो। किसी कारण वह नहीं खिला पाई। इसकी जानकारी भी आसिफ को लग गई। उसके बाद आसिफ को हटाने का और कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। इसके बाद रेहान ने अपने लोगों की एक टीम बना ली। इस प्लान में उसने बिलाल और जीशान को शामिल किया, फिर उवैश, गुलफाम और दानिश को भी साथ लिया। बिलाल को खास काम दिया गया, आसिफ की हर हरकत पर नजर रखना। करीब 20 दिनों तक यह पूरा प्लान धीरे धीरे तैयार किया गया। 7 अक्टूबर की रात सब कुछ तय मुताबिक किया गया। रात करीब 8:15 पर आसिफ अपनी पहली पत्नी जूही के घर से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह रफीकाबाद सिकरोड़ा फाटक के पास पहुंचा, रेहान और उसके साथी पहले से उस जगह पर छिपे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। आसिफ पास आया ही था कि उन्होंने अचानक उस पर गोलियां चला दी।
गोलियां लगते ही वहीं पर उसकी मौत हो गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। अब तक आरोपियों को जेल में रखा गया है और अदालत में उनका केस आगे बढ़ रहा है। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है। बाराबंकी के रामनगर इलाके में घाघरा पुल है। 24 दिसंबर 2019 की सुबह इसी पुल के नीचे एक अनजान लड़की की लाश मिली। तपे सिपाह गांव के कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर लाश पर पड़ी। यह बात जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के प्रधान महेंद्र सिंह यादव को जब पता चला तो वे भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि कोई लड़की को पहचानता है क्या, लेकिन सबने मना कर दिया। फिर सुबह करीब 9:15 पर प्रधान ने इसकी खबर रामनगर थाने को दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर के मिश्रा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश को देखा तो अंदाजा लगा कि लड़की की उम्र करीब 21 से 25 साल के बीच होगी। उसके गले में दुपट्टे का फंदा था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसी दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया है। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं थी। कपड़ों की तलाशी ली गई तो जैकेट की जेब से एक छोटी कागज की पर्ची मिली, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। इंस्पेक्टर मिश्रा ने वह पर्ची अपने पास रख ली। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने लड़की को नहीं पहचाना, इसलिए पुलिस ने मौके की सारी कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद प्रधान महेंद्र सिंह की तरफ से पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर के मिश्रा ने मृतका की जैकेट से मिली पर्ची पर लिखा नंबर मिलाया। कॉल किसी आयशा नाम की लड़की ने उठाई, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर मिश्रा ने अपना परिचय दिया, आयशा ने तुरंत फोन काट दिया और मोबाइल ऑफ कर लिया। इंस्पेक्टर ने कई बार नंबर मिलाया, लेकिन आयशा ने कॉल नहीं उठाई। तब उन्होंने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि यह नंबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना कौड़िया के आर्यनगर में रहने वाली शिल्पी द्विवेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इंस्पेक्टर मिश्रा ने अपनी पुलिस टीम को उस पते पर भेजा। वहां ओम प्रकाश द्विवेदी मिले। उन्हें लाश के बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने लाश की पहचान करने से मना कर दिया। उन्होंने बस यह कहा कि जिस नंबर से कॉल आई थी वह उनके बेटी के नाम पर ही है, लेकिन उनकी बेटी इस समय कहाँ है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश ने यह भी बताया कि कई साल पहले उनकी बेटी शिल्पी ने लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके के एक मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके बाद उनका शिल्पी से कोई संबंध नहीं रहा। इससे साफ हुआ कि जो युवती इंस्पेक्टर मिश्रा की कॉल रिसीव कर रही थी वह असल में शिल्पी द्विवेदी ही थी। इंस्पेक्टर मिश्रा लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में लंबे समय तक तैनात रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां के अपने मुखबिरों से आयशा नाम की युवती का पता लगाने के लिए कहा। जल्द ही मुखबिरों ने आयशा यानी शिल्पी के बारे में पूरी जानकारी दे दी। मुखबिरों ने बताया कि शिल्पी द्विवेदी ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर आयशा रख लिया था। साथ ही 24 दिसंबर की रात आयशा और उसके पति शहनशाह खान एक अन्य युवती और युवक के साथ घर से कार में निकले थे। मुखबिरों की मदद से शहनशाह का पता लग गया। वह ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के हसरत टाउन बरौरा हुसैनबाड़ी में आयशा के साथ रह रहा था। यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर मिश्रा ने उनके घर दबिश दी। शहनशाह और आयशा घर पर ही मिले। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने वापस लाया। थाने में जब उन्हें घाघरा पुल के नीचे मिली युवती की लाश की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर मिश्रा समझ गए कि ये दोनों मृतका के बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने शहनशाह और आयशा से कड़ी पूछताछ की। दोनों ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि लाश वाली फोटो आलिया की है और उन्होंने ही योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि आलिया कौन थी और उन्होंने उसे क्यों मारा। इसके जवाब में उन्होंने जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार थी। ओम प्रकाश द्विवेदी का परिवार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के आर्यनगर गांव का रहने वाला था। उनके परिवार में पत्नी शकुंतला, एक बेटी शिल्पी और एक बेटा शिवम था। ओम प्रकाश के पास खेती के लिए कुछ उपजाऊ जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का खर्च चला रहे थे। शिल्पी पढ़ाई में काफी तेज थी और खूबसूरती में भी आगे थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से एमए तक की पढ़ाई पूरी की। छोटे से गांव में रहने के बावजूद शिल्पी का हौसला बहुत बड़ा था और वह जो चाहती थी उसे पूरा भी कर रही थी। शिल्पी ने सिपाही की भर्ती में भाग लिया और सेलेक्ट भी हो गई।
उसने ट्रेनिंग भी पूरी की, लेकिन अचानक उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि सिपाही की नौकरी करने का विचार उसे अब मंजूर नहीं। इसके बाद वह लखनऊ आ गई और वहां किसी मेडिकल कॉलेज से जीएनएम डिप्लोमा कोर्स करने लगी। रहने के लिए उसने लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र, बालागंज, हसरत टाउन, बरौरा हुसैन बाड़ी में एक कमरा किराए पर लिया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद नौकरी की कोशिश की और उसे लखनऊ के प्रसिद्ध चरक हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। इसी अस्पताल में शहंशाह खान नाम का एक व्यक्ति आता जाता था। उसने शिल्पी को कई बार देखा और उसका चेहरा उसे पहचानने जैसा लगा। जब उसने ध्यान से याद किया तो उसे याद आया कि यह लड़की उसे कई बार अपने मोहल्ले के आसपास भी दिखी थी। उसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन चेहरा वह पहचान सकता था। शहंशाह खान के पिता करीम खान का निधन हो चुका था। उनके कुछ समय बाद ही उनकी मां की भी मौत हो गई। शहंशाह का सिर्फ एक भाई था जो उससे अलग रहता था। शहंशाह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जिसके चलते वह अक्सर इधर उधर जाता रहता था। कभी कभी वह चरक हॉस्पिटल भी किसी से मिलने के लिए आता जाता था। जब शहंशाह को याद आया कि शिल्पी उसके मोहल्ले में ही रहती है, तो उसने उससे परिचय बढ़ाने का मन बनाया और शिल्पी के पास गया। उस समय शिल्पी किसी काम में व्यस्त थी। शिल्पी ने सिर उठाकर शहंशाह की तरफ देखा और पूछा कि कैसे मदद कर सकती है। शहंशाह मुस्कुराया और खुद के बारे में बताया। उसने कहा कि वह प्रॉपर्टी का काम करता है और बालागंज, हसरत टाउन, बरौरा हुसैन बाड़ी में रहता है। हॉस्पिटल आते जाते उसने शिल्पी को कई बार देखा था और चेहरा उसे जान पहचान वाला लगा। शिल्पी ने बताया कि हाँ, वही किराए का कमरा है, इसलिए शहंशाह ने उसे देखा होगा। फिर उसने शिल्पी से कहा कि शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद घर आए, वह खुद उसके लिए कॉफी बनाएगा। शिल्पी ने हंसी मजाक में थोड़ी देर सोचा और फिर मान गई। इसके बाद शहंशाह वहां से चला गया। शिल्पी ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे में तैयार हुई और शहंशाह के घर चली गई। शहंशाह ने उसे आराम से बैठाया और खुद कॉफी बनाकर दी। शिल्पी ने कॉफी की तारीफ की और दोनों देर तक बातें करते रहे। इस बीच उन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जाना और फोन नंबर भी शेयर किए। जब शिल्पी जाने लगी तो शहंशाह उसे कमरे तक छोड़कर गया। इसके बाद दोनों का रोज मिलना जुलना होने लगा। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। जल्दी ही उनके बीच की दूरियां खत्म हो गईं। दोनों साथ में जिंदगी बिताने की सोचकर आगे बढ़ने लगे। शिल्पी जानती थी कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, फिर भी उसने अपने तरीके से उन्हें पूरी बात बताई। किसी मुस्लिम युवक से शादी की बात सुनकर पिता ओम प्रकाश द्विवेदी काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने शिल्पी को चेतावनी दी कि अगर उसने मुस्लिम युवक से शादी की तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन शिल्पी ने परिवार की बजाय अपने प्यार को चुना। उसने अपने पिता और परिवार की चिंता एक बार भी नहीं की। 2013 में शिल्पी ने परिवार को नजरअंदाज करते हुए शहंशाह खान से शादी कर ली और अपना नाम बदलकर आयशा रख लिया। कुछ समय बाद आयशा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अनम रखा। यह बात लगभग 4 साल पहले की है। इसी दौरान शहंशाह की मुलाकात एक अन्य युवती आलिया से हुई। आलिया बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कोहाड़ा पीर इलाके में रहने वाले अकबर अली की बेटी थी। अकबर अली के परिवार में पत्नी सलमा और 2 बेटियां शीबा और आलिया थीं। अकबर अली प्राइवेट जॉब करते थे। शीबा की शादी उन्होंने समय रहते महमूद हुसैन से कर दी। आलिया ने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसके लिए रिश्ते आने लगे। इस पर अकबर अली को लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अकबरी गेट मोहल्ले में रहने वाले शमशेद अंसारी का रिश्ता पसंद आया। उन्होंने जल्दी ही यह रिश्ता पक्का किया और आलिया की शादी शमशेद अंसारी से कर दी। शमशेद दुबई में रहता था। शादी के कुछ समय बाद ही वह वहां चला गया। आलिया को ससुराल में रहकर भी अक्सर अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि उसका पति दूर था। जब भी दोनों की बात होती, आलिया दुबई में उसके साथ रहने की इच्छा जताती, लेकिन शमशेद हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। बार बार मांगने पर भी जब शमशेद नहीं माना, तो आलिया का पति और ससुराल वालों से झगड़ा बढ़ने लगा। शादी के बाद भी आलिया को ऐसे अकेलेपन भरे जीवन को जीना पड़ रहा था जैसे वह अनब्याही लड़की हो। एक दिन आलिया अपने एक परिचित के घर गई थी। वहीं शहंशाह भी आया हुआ था। उस परिचित ने आलिया और शहंशाह का परिचय कराया। 22 साल की आलिया की खूबसूरती 41 साल के शहंशाह को बहुत भा गई। शहंशाह ने खुद के बारे में बताया और आलिया उसके नेचर और कमाई को देखकर थोड़ी हैरान रह गई।
उसने शहंशाह को बताया कि शादी के बावजूद उसे अकेला रहना पड़ता है। ये सुनकर शहंशाह खुश हो गया। शहंशाह को अपने से 18 साल छोटी आलिया के साथ समय बिताने का मजा मिलने लगा। इसमें वह काफी माहिर था। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। शहंशाह उस पर खूब खर्च करने लगा और आलिया भी उसकी इस जरूरतमंद हरकत से खुश होने लगी। आलिया ने अपने पति को छोड़कर शहंशाह के साथ रहने का सपना देखने लगी। उसे पता था कि शहंशाह शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ रहने को तैयार थी। शहंशाह भी उसे चाहता था, लेकिन उसने पहले ही ठान लिया था कि किसी भी हाल में शादी नहीं करेगा। धीरे धीरे दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि उनका शारीरिक रिश्ता भी शुरू हो गया और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। आलिया अपनी ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर चली आई। शहंशाह ने उसे अपने घर से थोड़ी दूर किराए पर एक कमरा दिला दिया और आलिया वहीं रहने लगी। शहंशाह अक्सर उससे मिलने आता रहता था। आलिया शहंशाह से शादी करने के लिए कहती, लेकिन शहंशाह हमेशा टालमटोल करता। वह कहता कि उसने दिल से उसे अपना लिया है और पत्नी की तरह अपने पास रखा है, तो शादी की क्या जरूरत। आलिया समझ गई कि शहंशाह उसे शादी करने से बच रहा है। बिना शादी के वह उसे बस अपनी तरह रखैल की तरह रखना चाहता था। ऐसे में आलिया शहंशाह की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मांग सकती थी और उसका उस पर कोई अधिकार नहीं था। उसका हक केवल शहंशाह की असली पत्नी आयशा पर ही था। जब शहंशाह ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, तो आलिया ने खुद अपना हक पाने का ठान लिया। वह शहंशाह के घर भी जाने लगी और धीरे धीरे आयशा से दोस्ती भी कर ली। काफी समय तक आयशा को आलिया और शहंशाह के संबंधों के बारे में पता नहीं चला। 23 दिसंबर 2019 को आलिया शहंशाह के घर पहुंच गई और आयशा से कहने लगी कि वह भी शहंशाह की पत्नी है और अब उसके साथ इसी घर में रहेगी। उसने कहा कि शहंशाह पर जितना हक आयशा का है, उतना ही उसका भी है और शहंशाह की संपत्ति पर भी उसका हक है। यह सुनकर आयशा हैरान रह गई। आयशा ने शहंशाह से बात की तो उसने कह दिया कि उसके आलिया के साथ जरूर रिश्ते हैं, लेकिन वह उसे कभी उसकी सौतन नहीं बनाएगा। आयशा की थोड़ी राहत हुई और उसने शहंशाह के साथ मिलकर आलिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन आलिया नहीं मानी। आलिया बातों से नहीं मानी तो आयशा और शहंशाह ने मिलकर उसे हटाने का प्लान बनाना शुरू किया। इसमें शहंशाह ने अपने दोस्त और प्रॉपर्टी डीलिंग का साथी आफताब को भी शामिल कर लिया। 23 दिसंबर की रात शहंशाह ने आलिया से कहा कि वह उसे बाराबंकी रामनगर में अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ने ले जा रहा है। आलिया मान गई और कार में बैठ गई। कार में आफताब भी था और साथ में आयशा भी बैठी थी। रास्ते में आलिया को ठंड लगी तो आयशा ने अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। आलिया ने जैकेट पहन ली। आगे जाकर शहंशाह ने बहाना बनाया कि उसे थोड़ा जरूरी काम निपटाना है। उसने आलिया को आयशा और आफताब के साथ कार से उतार दिया और कहा कि वो तीनों आगे बस से चले जाएं। रात करीब 3:30 बजे ये तीनों रामनगर इलाके में घाघरा पुल पर बस से उतरे। आयशा और आफताब आलिया को लेकर घाट की तरफ चले गए। घाट पर जैसे ही मौका मिला, आफताब ने आलिया को पकड़ लिया। उसी समय आयशा ने आलिया के दुपट्टे को उसके गले में लपेटकर जोर से खींच दिया। कुछ ही मिनटों में आलिया की दम घुटने से मौत हो गई। शव को पुल से नीचे फेंककर आयशा और आफताब वापस लखनऊ लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आयशा कुछ दिन पहले एक दुकान से अपनी आईडी पर नया सिम कार्ड ले आई थी। नंबर याद न रहे, इसलिए दुकानदार से कहकर उसने एक छोटी सी पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिखवा लिया था और वो पर्ची अपनी जैकेट की जेब में रख ली थी। घटना वाली रात आयशा वही जैकेट पहने थी। जब रास्ते में आलिया को ठंड लगी तो आयशा ने बिना सोचे विचारे वही जैकेट उसे दे दी। उस वक्त उसे याद ही नहीं रहा कि जैकेट की जेब में उसका फोन नंबर वाली पर्ची पड़ी है। जब पुलिस को घाघरा पुल के पास आलिया की लाश मिली और जांच शुरू हुई तो जैकेट की जेब से वह पर्ची निकल आई। उसी पर लिखे फोन नंबर से पुलिस सीधा आयशा तक पहुंची और पूरा मामला खुलने लगा। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर के मिश्रा ने केस में धारा 120 साजिश भी जोड़ दी। सारे कागज पूरे करने के बाद आयशा और शहंशाह को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एक युवा लड़की जो प्यार और अपने अधिकार की तलाश में भटक गई थी, अंत में अपनी जान से हाथ धो बैठी। दूसरी ओर आयशा की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। जिस प्यार के लिए उसने अपना घर छोड़ा, धर्म बदला, परिवार से नाता तोड़ा, उसी प्यार ने उसे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। अब उसकी छोटी बेटी अनम बिना माँ बाप के भविष्य की ओर देख रही थी।
और शहंशाह की असलियत भी सबके सामने आ चुकी थी। शहंशाह ने दो दो महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। एक को झूठे प्यार में रखैल बनाकर, दूसरी को जलन और शक के कारण अपराधी बनाकर। इस पूरी घटना में न सिर्फ 3 परिवार उजड़ गए, बल्कि यह भी साबित हुआ कि झूठ, लालच और लालसा इंसान को कितनी खाई में गिरा सकते हैं। साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, सबूत, जांच और सच हमेशा अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।